आमतौर पे ना जब हम किसी चीज को मापने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही सटीक और यांत्रिक तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। मतलब जैसे इंजीनियरिंग का कोई काम हो या मेडिकल साइंस का मामला हो, अगर किसी की हड्डी टूट जाती है तो एक्सरे मशीन में वो टूटी हुई सफेद लाइन बिल्कुल साफ दिख जाती है और डॉक्टर तुरंत उस फिल्म की तरफ इशारा करके कहता है हाँ। कि देखिए ये रही समस्या। हाँ, वहाँ कोई शक की गुंजाइश नहीं होती, वो पूरी तरह से बाइनरी है, या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। एकदम ब्लैक एंड व्हाइट। और इससे ना हमें एक तरह की तसल्ली भी मिलती है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि हम चीजों को ठोस रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन जब हम शिक्षा, इंसान के सीखने की क्षमता और मूल्यांकन की दुनिया में कदम रखते हैं तो अचानक ऐसा लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से खराब हो गई है। सही बात है। हम एक ऐसे परिदृश्य को देखने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी धुंधला और जटिल है। मेरा मतलब है, किसी के दिमाग के अंदर झांक कर ये कैसे मापा जाए कि उसने वाकई कितना सीख लिया है। इसे अगर हम मूल्यांकन की भूल भुलैया कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और आज की इस गहन चर्चा का मकसद इसी भूल भुलैया को डिकोड करना है। बिल्कुल। हमारे पास शिक्षा और मूल्यांकन से जुड़े जो नोट्स और रिसर्च मटेरियल मौजूद है, विशेषकर यूजीसी नेट एजुकेशन नोट्स, वे इस जटिल विषय का एक बहुत ही शानदार नक्शा पेश करते हैं। और हमारा मिशन यहाँ सिर्फ किसी परीक्षा के सिलेबस को दोहराना नहीं है। हाँ, वो तो कोई भी कर सकता है। बिल्कुल। इसका असली मकसद ये समझना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली वास्तव में मानवीय बुद्धि और हमारे प्रदर्शन को किस पैमाने पर मापती है। इस सूचनाओं के युग में मूल्यांकन का सही अर्थ समझना बहुत जरूरी है। हमें सिर्फ क्या मापा जा रहा है ये नहीं जानना, बल्कि इसके पीछे का विज्ञान, यानी क्यों मापा जा रहा है, ये भी समझना है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे बुनियादी सवाल से करते हैं। बचपन से लेकर बड़े होने तक हम जहां भी जाते हैं, अंकों, ग्रेड्स और प्रतिशत का ही बोलबाला रहता है। तो क्या वास्तव में नंबर ही सब कुछ होते हैं? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इन नोट्स को खंगालने पर 3 शब्द बार बार सामने आते हैं: मेजरमेंट यानी मापन, असेसमेंट यानी आकलन और इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। आम बोलचाल में हम अक्सर इन्हें एक ही समझ लेते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे समझ सकता हूं कि मेजरमेंट सिर्फ वजन मापने वाली मशीन पे खड़ा होना है? हाँ, एक तरह से। और असेसमेंट एक जिम ट्रेनर द्वारा लगातार आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है? और इवैल्यूएशन किसी डॉक्टर द्वारा आपकी सभी रिपोर्ट्स देखकर ये तय करना कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि आपकी एनालॉजी बिल्कुल सटीक बैठती है। अरे वाह! अगर हम इसके वैज्ञानिक पहलू को देखें तो मेजरमेंट सबसे बुनियादी स्तर है। ये पूरी तरह से मात्रात्मक होता है, यानी क्वांटिटेटिव। किसी भी विशेषता को एक तय नियम के तहत कोई संख्या दे देना ही मेजरमेंट है। जैसे परीक्षा में 100 में से 75 अंक आना। बिल्कुल। या किसी का IQ स्कोर 120 होना। ये अपने आप में न तो अच्छा है न बुरा, ये सिर्फ एक आंकड़ा है। मतलब मशीन पे खड़े होकर वजन का नंबर देख लेना, वो मशीन ये नहीं बताती कि वो वजन स्वस्थ है या अस्वस्थ। एकदम सही। इसके बाद दूसरा कदम आता है असेसमेंट। ये कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को पास या फेल करना नहीं है। तो फिर इसका मकसद क्या है? इसका मकसद सीखने की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए डेटा इकट्ठा करना है। जब एक शिक्षक क्लास में अचानक टेस्ट लेता है या सिर्फ उन्हें क्लास में ऑब्जर्व करता है, तो वो असेसमेंट कर रहा होता है। अच्छा, ताकि वो देख सके कि पढ़ाने के तरीके में कहाँ सुधार की गुंजाइश है। जी हाँ। और फिर इन दोनों के बाद अंतिम निर्णय के रूप में इवैल्यूएशन आता है। ये सबसे व्यापक चरण है। इसमें मेजरमेंट से मिले आंकड़े और उनका इंटरप्रिटेशन दोनों शामिल होते हैं। यानी वो प्रदर्शन के मूल्य या वर्थ को आंकता है। बिल्कुल। उदाहरण के लिए 75 अंक आना मेजरमेंट है, लेकिन क्लास के बाकी बच्चों के प्रदर्शन को देखते हुए उस छात्र को A ग्रेड देना या उसे अगली क्लास के लिए पास घोषित करना इवैल्यूएशन है। तो इनका संबंध एक सीधी रेखा की तरह हुआ। मेजरमेंट से डेटा मिलता है, असेसमेंट सुधार करता है और इवैल्यूएशन मूल्य तय करता है। एकदम सही कहा आपने। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। इन दस्तावेजों में मूल्यांकन के प्रकारों को याद रखने के लिए एक ट्रिक भी दी गई है। FSDP यानी फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक। क्या आप इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती? जरूर। इसे ना एक रसोई के उदाहरण से समझते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वो है जो पढ़ाते समय लगातार होता है। जैसे कोई शेफ सूप बनाते समय उसे बीच बीच में चखता है, ताकि अगर नमक कम हो तो वो उसी वक्त सुधार सके।
बिल्कुल, इसका मकसद ही सुधार करना है। दूसरा है समेटिव इवैल्यूएशन, जो बिल्कुल अंत में होता है। यानी जब सूप मेहमानों को परोस दिया जाए। हाँ, तब मेहमान तय करेंगे कि सूप कैसा था। इसका मकसद सुधार नहीं, बल्कि अंतिम जजमेंट या सर्टिफिकेशन देना है, जैसे साल के अंत में होने वाली बोर्ड परीक्षाएं। ये शेफ वाला उदाहरण बहुत सटीक है। और तीसरा जो डायग्नोस्टिक है, उसका मतलब तो नाम से ही समझ आ रहा है, कमजोरियों की पहचान करना। जैसे डॉक्टर बीमारी डायग्नोस करता है। एकदम सही पकड़ा। जब कोई शिक्षक ये देखता है कि कोई छात्र पूरी गणित में नहीं, बल्कि सिर्फ दशमलव वाले सवालों में बार-बार अटक रहा है, तब वो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन का इस्तेमाल करता है, ताकि उस विशिष्ट कमजोरी को दूर किया जा सके। हाँ। और चौथा है प्रोग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ये भविष्य के प्रदर्शन की भविष्यवाणी करता है। जैसे इंजीनियरिंग या मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम। बिल्कुल, वे ये नहीं देखते कि आपने पीछे क्या किया, वे ये आंकते हैं कि क्या इस छात्र में आगे चलकर एक जटिल कोर्स को समझने की क्षमता है या नहीं। तो मूल्यांकन सिर्फ जज करने के लिए नहीं होता। ये सब बहुत ही तार्किक लगता है, लेकिन यहाँ एक और परत जुड़ती है। अगर इवैल्यूएशन एक अंतिम निर्णय है, तो कोई शिक्षक ये कैसे तय करता है कि उसे मापना क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। मतलब हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है? यहीं पर हमारी चर्चा सीखने के विज्ञान यानी ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की ओर मुड़ती है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ना आधुनिक शिक्षा जगत का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। बेंजामिन ब्लूम ने सीखने के उद्देश्यों को अलग-अलग डोमेन में बांटा था। इसमें सबसे प्रमुख है कॉग्निटिव डोमेन, जो सीधे तौर पर हमारे दिमाग, सोच और ज्ञान से जुड़ा है। इसकी बाकायदा सीढ़ियां हैं जो नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं। क्या आप उन सीढ़ियों को डिकोड कर सकती हैं? क्योंकि मेरे दिमाग में एक सवाल भी है। हाँ, पूछिए। सीढ़ी के सबसे निचले स्तर पर तथ्यों को याद रखना यानी रिमेंबर आता है, लेकिन सिर्फ तथ्यों को रट्टा मार लेना, क्या इसे वास्तव में सीखना कहा जा सकता है? अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर के रूप में देखें, तो याद रखना सीखने की इस लंबी सीढ़ी का महज पहला और सबसे निचला कदम है। इसे जो रिवाइज्ड मॉडल है, उसमें बहुत अच्छे से समझाया गया है। वो मॉडल कैसा दिखता है? सीढ़ी कुछ इस तरह है: रिमेंबर, फिर अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और अंत में क्रिएट। अच्छा, तो शुरुआत याद रखने से ही होगी? जी, आप रट्टा मारने या याद करने को पूरी तरह नकार नहीं सकते, क्योंकि आप किसी चीज का मूल्यांकन या निर्माण तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको उसके बुनियादी तथ्य ही याद ना हो। हाँ, ये तो है। लेकिन शिक्षा का असली लक्ष्य छात्रों को उस पहली सीढ़ी पर रोककर रखना नहीं है, उन्हें ऊपर ले जाना है। इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ और मुझे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम एकदम शब्दशः याद है, तो क्या वो सिर्फ रिमेंबर वाले स्तर पर हुआ? बिल्कुल, वो सिर्फ आपकी याददाश्त है। लेकिन जब आप उस नियम का मतलब अपने शब्दों में किसी बच्चे को समझा सकें, तो आप दूसरी सीढ़ी अंडरस्टैंड यानी समझने पर आ गए। और जब मैं उस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके ये गणित लगा सकूं कि कोई पत्थर छत से कितनी देर में जमीन पर गिरेगा, तो मैंने उस ज्ञान को अप्लाई किया है। एकदम सही। इसके बाद एनालाइज आता है, जैसे ये विश्लेषण करना कि गुरुत्वाकर्षण पहाड़ों पर और समुद्र के स्तर पर अलग-अलग क्यों बर्ताव करता है। और इवैल्यूएट का मतलब होगा अलग-अलग वैज्ञानिकों के सिद्धांतों की तुलना करके ये देखना कि कौन सा सिद्धांत किस स्थिति में सही है। बहुत खूब। और जो सबसे ऊंचा स्तर है यानी क्रिएट, उसका मतलब है उस पूरे ज्ञान का इस्तेमाल करके कोई ऐसा नया टूल या मशीन बनाना जो पहले मौजूद ही नहीं थी। वाकई यही शिक्षा का चरम बिंदु है। हाँ, और शिक्षा केवल दिमाग तक सीमित नहीं है। नोट्स में 2 और महत्वपूर्ण डोमेन का जिक्र है। मैंने भी देखे थे, अफेक्टिव और साइकोमोटर। हाँ, अफेक्टिव डोमेन जो क्रैथवोल ने दिया था, ये हमारी भावनाओं, दृष्टिकोण और मूल्यों से जुड़ा है। जैसे किसी मेडिकल छात्र में मरीजों के प्रति सहानुभूति पैदा करना। और साइकोमोटर डोमेन जो डेव द्वारा दिया गया था, ये हमारे शारीरिक कौशल से जुड़ा है, जैसे कोई जटिल सर्जरी करना या कोई वाद्य यंत्र बजाना। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे सीखने की प्रक्रिया सिर्फ याददाश्त तक सीमित नहीं है। इसमें भावनाएं और शारीरिक कौशल भी शामिल है। इसमें एक बात और थी कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हों, उन्हें हमेशा स्मार्ट होना चाहिए। हाँ, स्पेसिफिक, मेजरेबल और बिहेवियरल। मतलब हवा में बात नहीं करनी है। जो भी सिखाना है वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि उसे मापा जा सके। और यहीं से सबसे बड़ी चुनौती शुरू होती है। जब आपके पास मापने के लिए इतने सारे अलग-अलग लक्ष्य हों,
दिमाग, भावनाएं, कौशल, तो आपको उन्हें मापने के लिए बिल्कुल सटीक उपकरणों की जरूरत पड़ती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अब जब हमें ये स्पष्ट हो गया है कि हमें क्या मापना है, तो अगला तार्किक सवाल यह है कि मापने का जो उपकरण है, यानी हमारा जो टेस्ट है, वो खुद कैसा होना चाहिए। इन दस्तावेजों में एक अच्छे टेस्ट की विशेषताओं पर बहुत जोर दिया गया है, विशेष रूप से 2 शब्दों पर, रिलायबिलिटी यानी विश्वसनीयता और वैलिडिटी यानी वैधता। ये दोनों शब्द अक्सर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करते हैं। लोगों को लगता है कि जो टेस्ट रिलायबल है वो वैलिड भी होगा ही। मुझे इसके लिए एक एनालॉजी सूझ रही है। मान लीजिए मेरे पास एक बहुत महंगी घड़ी है, लेकिन वो हमेशा सही समय से ठीक 10 मिनट पीछे चलती है। अच्छा। मैं जब भी उसे देखता हूँ, आज, कल या 10 दिन बाद, वो मुझे लगातार एक ही तरह का गलत समय दिखाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी घड़ी रिलायबल तो है क्योंकि वो हमेशा एक ही अंतर दिखाती है, लेकिन वो वैलिड नहीं है क्योंकि वो सही समय नहीं बता रही? अरे, ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण है। यस, पूरे कॉन्सेप्ट का निचोड़ है। बिल्कुल यही बात शिक्षा में टेस्ट पर भी लागू होती है। कैसे? रिलायबिलिटी का मतलब है परिणामों में निरंतरता। अगर एक छात्र आज किसी टेस्ट में 80 अंक लाता है और बिना किसी नई पढ़ाई के कल उसी स्तर के दूसरे टेस्ट में 20 अंक लाता है, तो वो टेस्ट रिलायबल नहीं है। इसी चेक कैसे करते हैं? इसके तरीके हैं, जैसे स्प्लिट हाफ तरीका। इसमें 100 सवालों के टेस्ट को 2 हिस्सों, सम और विषम में बांट दिया जाता है। अगर छात्र दोनों हिस्सों में लगभग बराबर स्कोर करता है, तो इसका मतलब है टेस्ट रिलायबल है। तो फिर वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी का मतलब है कि टेस्ट वही चीज माप रहा है या नहीं जिसके लिए उसे बनाया गया है। उदाहरण के लिए, अगर कोई शिक्षक गणित का टेस्ट ले रहा है, लेकिन उस टेस्ट में भाषा इतनी कठिन इस्तेमाल की गई है कि छात्र सवाल ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो कम अंक आएंगे वो गणित की कमजोरी नहीं बल्कि भाषा की कमजोरी दिखा रहे हैं। मतलब वो टेस्ट गणित की क्षमता मापने के लिए वैलिड नहीं रहा। बिल्कुल, एक टेस्ट रिलायबल हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि वो वैलिड भी हो। इसमें ना टेस्ट के प्रकारों को भी समझाया गया है, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट जो बड़े पैमाने पर टेस्ट किए गए होते हैं, और टीचर मेड टेस्ट्स। लेकिन मुझे ऑब्जेक्टिव टाइप सवालों और एस्से टाइप सवालों की बहस बहुत दिलचस्प लगी। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। जो बहुविकल्पीय प्रश्न या एमसीक्यू होते हैं, वे अत्यधिक रिलायबल होते हैं क्योंकि उनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। जी, इसका मतलब है कि चाहे उस कॉपी को मशीन चेक करे या इंसान, अंक हमेशा एक समान ही मिलेंगे। परीक्षक के मूड का उस पर कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर हम उच्च स्तरीय सोच की बात करें, तो क्या एक एमसीक्यू टेस्ट ये माप सकता है? बिल्कुल नहीं, और यहीं पर एस्से टाइप प्रश्न बाजी मार ले जाते हैं। अभी हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के सबसे ऊपरी स्तर इवैल्यूएट और क्रिएट की बात की थी। हाँ। क्या 4 विकल्पों में से एक को चुनना किसी छात्र की नई चीजें बनाने या किसी विषय का गहराई से विश्लेषण करने की क्षमता को सही से माप सकता है? शायद नहीं। इसके लिए ऐसे टेस्ट जरूरी हैं जहां छात्र अपने विचारों को खुद पिरोता है। इसलिए भले ही ऐसे टेस्ट परीक्षक के मूड के कारण कम रिलायबल हो जाएं, लेकिन उच्च स्तरीय सोच को मापने के लिए वे बहुत ज्यादा वैलिड होते हैं। ये तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी के बीच गजब का बैलेंस है। और वैसे हमेशा कागज कलम वाले टेस्ट की जरूरत भी नहीं होती ना। ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और रेटिंग स्केल जैसी नॉन टेस्टिंग तकनीकों का भी खूब इस्तेमाल होता है। बिल्कुल, और एक अच्छे टेस्ट में यूजेबिलिटी यानी उपयोगिता भी होनी चाहिए। मतलब टेस्ट ऐसा हो जिसे आयोजित करना और स्कोर करना आसान हो। तो इस सब का असल में मतलब क्या है? जब हमने एक बेहतरीन टेस्ट ले लिया और छात्रों के नंबर मिल गए, तो उन नंबरों का वास्तव में क्या अर्थ होता है? यहीं पर हम आंकड़ों की भाषा की ओर बढ़ते हैं। हाँ, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट और स्टैटिस्टिक्स। इसमें NOIR यानी नोयर नाम का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ये पूरी तरह से डेटा की भाषा है। नॉमिनल सबसे बुनियादी है। ये सिर्फ नाम या कैटेगरी देता है, जैसे छात्रों को जेंडर के आधार पर बांटना या क्रिकेटर्स के जर्सी नंबर। मतलब अगर किसी खिलाड़ी का नंबर 10 है और दूसरे का 7, तो 10 नंबर वाला बेहतर नहीं है, वो बस एक पहचान है। बिल्कुल। उसके बाद आता है ऑर्डिनल, जो रैंक बताता है, जैसे क्लास में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आना। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक बड़ी खामी है। हाँ, खामी है। ऑर्डिनल स्केल ये तो बताता है कि कौन आगे है, लेकिन ये नहीं बताता कि उनके बीच अंतर कितना है। हो सकता है फर्स्ट रैंक वाले के 95% हो,
सेकंड वाले के 94% हो, लेकिन थर्ड रैंक वाले के सीधे 60% हो। रैंक देखकर लगता है सब समान दूरी पर हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। सही कहा। इसके बाद इंटरवल और रेशियो आते हैं। इन नोट्स में रेशियो स्केल पे बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि इसमें ट्रू जीरो यानी सच्चा शून्य होता है। इस ट्रू जीरो का इतना हंगामा क्यों है? क्या शून्य का मतलब हमेशा कुछ नहीं ही नहीं होता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है और इसे समझना बहुत जरूरी है। इंटरवल और रेशियो में यही सबसे बड़ा फर्क है। इंटरवल स्केल में जो शून्य होता है वो सच्चा नहीं होता, वो सिर्फ एक मनमाना बिंदु होता है। कोई उदाहरण? तापमान का उदाहरण लीजिए। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब ये नहीं है कि वहां बिल्कुल भी हीट नहीं है। हीट तो फिर भी मौजूद है। अच्छा। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि 20 डिग्री तापमान 10 डिग्री तापमान से गणितीय रूप से दोगुना गर्म है। ओह, अब दिमाग के जाले साफ हुए, क्योंकि उसका शून्य असली शून्य नहीं है। बिल्कुल, लेकिन रेशियो स्केल में ट्रू जीरो होता है। जैसे इंसान का वजन, 0 किलो वजन का मतलब है पूर्ण रूप से कोई वजन नहीं। इसलिए 20 किलो वजन 10 किलो वजन से बिल्कुल सटीक रूप से दोगुना होता है। तो रेशियो स्केल मापन का सबसे सटीक स्तर है। जी हाँ। इसके साथ ही इन दस्तावेजों में बेसिक सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स का भी जिक्र है, जैसे मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या ये सिर्फ गणित के डराने वाले शब्द है या इनका कक्षा में कोई असली उपयोग भी है? ये शिक्षकों के लिए बहुत ही शक्तिशाली उपकरण है। मान लीजिए एक क्लास का औसत स्कोर 50 है। सिर्फ औसत देखकर लगेगा कि पूरी क्लास सामान्य है। लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि वे अंक उस 50 के आसपास कितने फैले हुए हैं। क्या पूरी क्लास के 45 से 55 के बीच अंक आए हैं, या फिर आधी क्लास के 90 आए हैं और आधी क्लास के 10? अगर फैलाव बहुत ज्यादा है तो शिक्षक समझ जाएगा कि क्लास 2 हिस्सों में बंट चुकी है। बिल्कुल, और तब पढ़ाने की रणनीति बदलनी पड़ती है। अब तक हमने पुराने फॉर्मूलों और स्केल्स की बहुत बात कर ली, लेकिन शिक्षा प्रणाली आज बहुत तेजी से बदल रही है। नोट्स का आखिरी हिस्सा मूल्यांकन में नए रुझानों की बात करता है, जैसे CCE यानी निरंतर और समग्र आकलन के बजाय छात्र का पूरे साल मूल्यांकन किया जाए। इसके साथ ही ग्रेडिंग सिस्टम और सेमेस्टर सिस्टम का भी जिक्र है। ग्रेडिंग सिस्टम तो शायद इसलिए लाया गया है ताकि एक एक नंबर की दौड़ कम हो सके। 91 और 98 नंबर पाने वाले दोनों को A1 मिल जाता है। हाँ, इससे तनाव कम होता है और सेमेस्टर सिस्टम मूल्यांकन को ज्यादा बार और छोटे हिस्सों में करने का मौका देता है। इसमें ना एक और चीज है, ओपन बुक एग्जामिनेशन। नाम सुनकर लगता है कि ये तो बहुत आसान होगा, किताबें सामने होंगी और बस नकल करके उत्तर लिखना होगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, दस्तावेजों को गहराई से पढ़ने पर पता चलता है कि ये याददाश्त को नहीं, ज्ञान के एप्लीकेशन को मापता है। और अगर आप इसे वापस ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से जोड़कर देखें तो ये पूरी तरह से मायने रखता है। ओपन बुक एग्जाम छात्रों को रटने से निकालकर एनालाइज और अप्लाई जैसी ऊंची सीढ़ियों पर ले जाने का प्रयास है, जहां सीधे उत्तर किताब में लिखे ही ना हो। बिल्कुल। इसके अलावा आज ऑनलाइन और कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग भी तेजी से बढ़ रहा है, जो निष्पक्ष है और तुरंत परिणाम देता है। ये पूरी चर्चा वाकई आंखें खोलने वाली रही है। जानकारी सघन थी, लेकिन हमने इसके हर पुर्जे को डिकोड कर लिया है। जो लोग इस जानकारी का इस्तेमाल करने वाले हैं, उनके लिए ट्रिक्स का एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हाँ, जरूर। MRV याद रखें, मेजरमेंट, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी। फिर FSDP, फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक। और अंत में NOIR, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। बिल्कुल सही। अगली बार जब भी कोई इंसान किसी परीक्षा में बैठता है या परफॉर्मेंस रिव्यू का हिस्सा बनता है, तो वो ये सोच सकता है कि क्या वो टेस्ट वाकई रिलायबल और वैलिड है, या वो सिर्फ एक गलत समय बताने वाली घड़ी है। शिक्षा प्रणाली को समझने के लिए ये नजरिया होना बहुत जरूरी है। ये रिसर्च बताती है कि कैसे हर चीज को मापने के लिए बेहतरीन स्केल्स बनाए गए हैं। लेकिन चर्चा को खत्म करते हुए मेरे मन में एक गहरा सवाल भी आता है। वो क्या? सोचने वाली बात है कि अगर हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से मानकीकृत मापन और डेटा पर निर्भर हो जाए, तो उन मानवीय गुणों का क्या होगा जिन्हें मापा ही नहीं जा सकता? जैसे रचनात्मकता। हाँ, या सहानुभूति और मौलिक सोच। ये चीजें किसी MCQ या फॉर्मूले में फिट नहीं बैठती। भविष्य की शिक्षा प्रणाली इस न मापे जा सकने वाले हिस्से का न्याय संगत मूल्यांकन कैसे करेगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें खोजना ही होगा।